हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में 3-4 आइटम पढ़ेंगे जो जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद मास डिफेक्ट, उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और ये चौथा आइटम है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग टेकअप करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट ही है, ऐसा आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ किया कि मास जो है वो एनर्जी ही है, यानी आप समझ सकते हैं मास कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और दोनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्टिबल भी है। माना मास जो है वो एनर्जी भी बन सकता है, में कन्वर्ट हो सकता है, एंड एनर्जी जो है वो मास में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वही रिलेशन कैसे पहुंचते हैं हम लोग वहाँ तक देखिए। हम लोग जानते हैं कि ये मास एट एनी स्पीड जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास एट एनी स्पीड भी सी है लाइट का स्पीड। और पहले सुन लीजिए, एम है मास एट एनी स्पीड भी, और एम नॉट है रेस्ट मास, यानी जब कोई स्पीड ना हो। तो मास एट एनी स्पीड इक्वल टू रेस्ट मास, यानी एम नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस v²/c²। तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर कर देते हैं तो -½ पावर हो जाएगा, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और हाइयर ऑर्डर टर्म्स को छोड़ देंगे, क्योंकि वो करीब करीब नेग्लिजिबल होगा। तो आपको आ जाएगा m0 1 + ½ v²/c²। -½ का पहला टर्म जो होगा 1 के बाद -½ इंटू ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा +½ v²/c²। और उसके बाद फिर और हाइयर ऑर्डर टर्म आएगा जिसका वैल्यू बहुत कम है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे आपको m = m0 1 + ½ v²/c²। m - m0 निकालिए, तो इसको m0 को मल्टीप्लाई कीजिए, m0 + m0 ½ v²/c² होगा। वो पहला m0 को इधर ले लीजिए, तो m - m0 = ½ m0 v²/c²। और इसी स्क्वायर को इस साइड ले आइए, लेफ्ट साइड में, तो m - m0 c² = ½ m0 v²। तो ये ½ m0 v² क्या है? माने रेस्ट अवस्था में काइनेटिक एनर्जी है। तो आप उसको लिख लीजिए k। तब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा mc²। इसको स्प्लिट कर लीजिए, mc² = k + m0 c²। और इसको मान लीजिए आप E यानी टोटल एनर्जी।
इसमें m0c² क्या है, इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए इससे रिलेशन आ गया E = mc²। इसी रिलेशन को कहते हैं आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, और यही आपको एक्चुअली है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन को हाँ, ये रिलेशन क्या बताता है? दिस रिलेशन इज आइंस्टीन्स फेमस मास एनर्जी रिलेशन। इट क्लियरली रिवील्स दैट, माने इससे बिल्कुल पता चलता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। मतलब मास को हम एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी को हम मास बना सकते हैं। तो दिस रिलेशन हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में से पूरा मतलब जो पता चल जाता है कि यस बिल्कुल करेक्ट ही ये रिलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये वेरी इम्पोर्टेंट आपने रिलेशन जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आइंस्टीन का, उसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आइए ये दो टर्म जानिए, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले मास डिफेक्ट को समझिए। मान लीजिए माने कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स को हम एक जगह ला करके न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब वो फ्री स्टेट में था, मन अलग अलग था, तब सब कैलकुलेट करके जोड़ लिए, यानी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस जब वो सेपरेटेड कंडीशन में है, हम एक जगह नहीं लाए हैं न्यूक्लियस बनने के लिए, उसके पहले उस सब का मास आप जोड़ दीजिए, सभी मास को ऐड कर दीजिए न्यूक्लियस का, और उससे जो बना न्यूक्लियस उसका भी मास आप जान लीजिए। तो आप पाइएगा कि न्यूक्लियस का मास कम है उस मास से, वो जो अलग अलग मास सबका फ्री स्टेट में हमने ऐड किया उससे न्यूक्लियस का मास कम है। तो आखिर गया कहाँ मास? तो आइंस्टीन यही कहता है कि वो जो डिफरेंस ऑफ मास है वह एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यही एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और उसको दिखाते हैं ईबी द्वारा। डिफरेंस ऑफ मास जो आ गया उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। बात समझ रहे हैं आप कि न्यूक्लियंस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जब अलग अलग था, सबका टोटल मास आप निकाल लीजिए, उसके बाद नज़दीक लाके मान लीजिए एक जगह रखिए जहाँ न्यूक्लियस बन गया, तो वो मास कम हो जाएगा न्यूक्लियस का अब उससे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ मास होगा इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। और सवाल उठता है कि मास कम कैसे हो गया? तो एक्चुअली यही मास, जितना मास कम हुआ वो मास बदल गया एनर्जी में, क्योंकि हमारा आइंस्टीन का ये जो E = mc² है, ये वही बात कहता है कि मास घट गया तो घटेगा कहाँ, तो एनर्जी में बदल गया। तो कहने का मतलब ये जो डेल्टा m मास डिफेक्ट हो गया उसको हम इस रिलेशन से बदल देते हैं एनर्जी में, तो उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कहने का मतलब ईबी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ? तो हमारा जो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस को
बाइंड करके एक साथ मिला करके, तो वही हुआ आपको बाइंडिंग एनर्जी। तो होता कितना है, तो डिफरेंस ऑफ मास यानी मास डिफेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि वही एनर्जी अगर जब निकल जाएगा तो न्यूक्लियस मिलके न्यूक्लियस बना देगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अलग अलग था मिलके न्यूक्लियस बना। अच्छा, अब है कि उसको हम अलग अगर करना चाहते हैं, न्यूक्लियस से फिर अलग अलग न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, तो जितना बाइंडिंग एनर्जी था निकला हुआ, उतना ही बाहर से जब हम एनर्जी सप्लाई कर देंगे न्यूक्लियस पर, तो सारा उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। फिर वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, उतना मास सबका हो जाएगा। तो वही इसलिए लाइन ये लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी है जो जरूरी पड़ता है कोई न्यूक्लियस को स्प्लिट करने में, तोड़ने में। तोड़ करके क्या बनाना है, अलग अलग न्यूक्लियस बना देना है, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही हुआ बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, तो अब एक मोटा मोटी आप समझिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलता है और न्यूक्लियस बनाता है तो एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हुआ। और जब न्यूक्लियस बन गया और अब हम फिर चाहते हैं कि इसका उल्टा प्रोसेस की इसको मैं तोड़ के सबको अलग कर दूं, तो कैसे टूटेगा, तो उतना ही जितना एनर्जी निकला था बाइंडिंग एनर्जी, वही एनर्जी बाहर से डालिएगा तो वो फिर सब अलग अलग हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। हम लोगों का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेगा तो वो एटॉमिक मास यूनिट पर ही बनेगा, और इसलिए ये जानना जरूरी है कि 1U माने एक एटॉमिक मास यूनिट कितना एनर्जी का इक्विवेलेंट है। माने उससे एक एटॉमिक मास यूनिट यदि एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितना एनर्जी होगा, कहने का मतलब। तो आइए, बहुत सिंपल है ये बात, जब उधर हम लोग जानते हैं तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 1U हम लोग जानते हैं कितना केजी होता है, इसके पहले वाला ही वीडियो में हम लोगों ने बताया था, इतना केजी। अब क्या करते हैं कि इसको, ये तो मास में है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आइंस्टीन वाला फार्मूला लगाइए, यानी मास में c² से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एनर्जी। तो 1U को भी लेफ्ट साइड को c² से मल्टीप्लाई कीजिए और राइट साइड को भी c² से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो चूँकि सब चीज़ ऐसा यूनिट में है इसलिए ये एनर्जी हो जाएगा जूल में। यहाँ c का स्क्वायर करके वैल्यू डाल दिया गया है और कैलकुलेट कर दिया गया है, तो इतना जूल आया 1U का इक्विवेलेंट एनर्जी। अच्छा, ये अब इसको जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, जूल में हो जाएगा। आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल होता है।
तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 10⁶ से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 10⁶ से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक कट के हो जाएगा 10⁻³ यानी 1000, और 1000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हमारा 1U कितना हुआ, मास। इस C² को इस साइड लाइएगा तो डिवाइड हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मास एनर्जी कन्वर्सन के लिए, क्योंकि आपको मास दिया रहेगा एटॉमिक मास यूनिट में, तुरंत आप 931.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और वो बन जाएगा उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उससे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो यही है, बहुत अच्छा है, इसको आप देख लीजिए, आज का वीडियो समझ लीजिए, और अगर पसंद है तो आप इसे लाइक कर देंगे। और जो आदमी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन के थ्रू हमारा सारा वीडियो जाएगा। जो देखने का आपकी इच्छा होगी वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरे को मदद करना है तो उसको भी आप शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप वगैरह से, ताकि गांव देहात का भी बच्चे सब जो शहर नहीं आ सकते हैं वो पढ़ सकें और समझ सकें बातों को। दैट्स ऑल, थैंक यू।